Hello, and welcome to yet another, or I should say, the most important video related to CBSE सरस 6.0। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है सरस 6.0 सीरीज़ का। इससे रिलेटेड दो वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड किए थे, कल और परसों। आज 13 तारीख को मैं सरस 6.0 से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड है सरस मैनुअल पर। स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम का मैनुअल जो सीबीएसई वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप चाहे तो खुद भी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मगर आपके लिए मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनमें बहुत से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं मेरे दूसरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल करके फ़ोन के थ्रू भी, उन सभी कैटेगरीज के क्वेश्चंस और क्वेरीज का आंसर करने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा इस मैनुअल की हेल्प से। और सब कुछ एकदम जेन्युइन होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल सरस 6.0 मैनुअल है सीबीएसई की वेबसाइट से ही, इसलिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलेगी, कुछ भी गलत या फेक नहीं मिलेगा। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये मैनुअल भी बहुत लंबा है। आप देख सकते हैं 65 पेजेस का मैनुअल है ये, मगर फिर भी इसमें से मैंने बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया है। गवर्नमेंट और फॉरेन जो स्कूल्स हैं उनको मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स में ज़्यादातर इंडियन प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स या प्रिंसिपल्स या टीचर्स हैं। तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, वीडियो थोड़ा सा लंबा है और अनफॉर्चुनेटली तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, गला ख़राब है, कफ़ हो रही है, तो हो सकता है बीच बीच में आपको ये थोड़ी सी परेशानी भी हो कफ़ की वजह से। कोशिश करूँगा कंट्रोल करने की, मगर क्योंकि वीडियो लंबा होगा, एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाऊँगा, इसलिए आई वुड प्रेफर कि इसको मैं ज़्यादा एडिट किए बिना जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। क्योंकि बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आती हैं, जिनको मैं इंडिविजुअली कई बार आंसर नहीं कर पाता हूँ। मगर ये वीडियो हर सब्सक्राइबर की, हर एक प्रिंसिपल की, हर एक टीचर की, हर एक स्कूल ओनर की लगभग हर क्वेरी का आंसर कर देगा। फिर वो चाहे कैटेगरीज ऑफ एफिलिएशन से रिलेटेड हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए किस कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए, या फिर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, या फिर फ़ी क्या है, क्या क्या पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस एक वीडियो में ही मिल जाएगा, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा साथ में, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंटेंट क्या रहेंगे इस सरस मैनुअल के और मेरे वीडियो के। ये मैनुअल जो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो बात करता है एफिलिएशन की। एफिलिएशन में सिस्टम क्या है, एफिलिएशन का प्रोसेसेस, फ्लो, एफिलिएशन प्रोसेस का फ्लो क्या है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करनी है आपको किस किस कैटेगरी के लिए, ये इस पर बात करता है। 1.1 इसका जो है वो फ्लो चार्ट ऑफ कैटेगरीज है। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में भी सारी की सारी कैटेगरीज दिखा चुका हूँ। टोटल 19 कैटेगरी में एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें से 5 कैटेगरीज एक्सक्लूसिवली फ्रेश एफिलिएशन के लिए एप्लीकेबल हैं, और बाकी के जो कैटेगरीज हैं वो एग्जिस्टिंग स्कूल्स के लिए बनी हैं। इसके अलावा 1.2 कहता है कंपोनेंट ऑफ एफिलिएशन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं फॉर्म के, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या भरना है उसमें, ये सब कुछ बताता है। 1.3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश एफिलिएशन फॉर इंडिपेंडेंट स्कूल्स की बात करता है। क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने ही करने हैं जब आप एफिलिएशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट वाला गवर्नमेंट स्कूल और फॉरेन स्कूल्स का कॉलम है, जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ। 1.6 एक्सप्लेन करूंगा जो प्रोसेस फ्लो ऑफ फ्रेश एफिलिएशंस एप्लीकेशंस हैं इंडिपेंडेंट स्कूल्स के लिए। पूरा का पूरा प्रोसेस का फ्लो क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है। और फिर नेक्स्ट 1.7 फ्लो ऑफ फ्रेश एफिलिएशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, ये छोड़ दूंगा। यहाँ तक हम बात कर रहे थे फ्रेश एफिलिएशंस की। इसके बाद 1.8 से हम स्टार्ट हो जाते हैं एग्जिस्टिंग स्कूल्स और ऑलरेडी जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं
उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स इस मैनुअल में हैं। 1.8 कहता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडेशन या रिस्टोरेशन या साइट शिफ्टिंग बाय एग्जिस्टिंग स्कूल्स। तो जो भी स्कूल इन कैटेगरीज के अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1.9 बात करता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन के लिए। बहुत से ऑलरेडी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं जिनको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, जिनकी एफिलिएशन जो है वो मार्च 2026 तक है। उनको इसी सेशन में, इसी विंडो में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट 1.10 इसके आगे सब पार्ट्स हैं। ये बात करता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको 2 शिफ्ट में स्कूल चलाना है उसके लिए, चेंज ऑफ नेम ऑफ स्कूल्स या सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी करना है उसके लिए, ट्रांसफर ऑफ स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी या ट्रस्ट उसके लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट साइंस के जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एडिशनल सब्जेक्ट्स अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसके अलावा इंक्रीज या डिक्रीज और करेक्शन ऑफ लैंड एरिया इन ओएसिस। ये जो लैंड एरिया है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है इस टाइम बहुत से स्कूल्स के लिए। पिछले साल पहली बार सीबीएसई ने लैंड एरिया को लेकर स्कूल्स के ऊपर सख्ती करनी शुरू की थी। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिनका ओएसिस में लैंड एरिया कम शो हो रहा है मगर एक्चुअल में लैंड ज़्यादा है। वो अपनी लैंड बढ़ाना चाहते हैं मगर बढ़ा नहीं पा रहे। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी लैंड एक्चुअल में कम है मगर ओएसिस में ज़्यादा शो करती हुई है। उनको डर है कि एफिलिएशन के टाइम पे अगर लैंड एक्चुअल में मापी गई तो कम निकलेगी तो एफिलिएशन पे खतरा आ जाएगा, इसलिए वो लैंड एरिया में इंक्रीज या डिक्रीज या करेक्शन करवाना चाहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मेरे एक फेलो प्रिंसिपल हैं, पिछले साल उनको लैंड एरिया में करेक्शन करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत से चक्कर सीबीएसई में लगे थे, तहसीलदार के ऑफिस में बहुत से चक्कर लगे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना लैंड एरिया करेक्ट करवाया है। लास्ट 1.10.6 है क्लोजर ऑफ स्कूल, अगर आप स्कूल बंद ही करवाना चाहते हैं। ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पे ना आए। 1.11 है ब्रांच स्कूल के बारे में, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, सो दोबारा से उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा वही वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। 1.12 बात करता है एग्जिस्टिंग स्कूल जो अपग्रेडेशन अप टू सेकेंडरी लेवल करवाना चाहते हैं या सेक्शन इंक्रीज करवाना चाहते हैं या चेंज ऑफ नेम ऑफ स्कूल सोसाइटी या फिर एक्सटेंशन और इंक्रीज और डिक्रीज करवाना चाहते हैं लैंड एरिया में। 1.13 बात करता है जो स्कूल्स सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं। 1.12 में सेकेंडरी लेवल की अपग्रेडेशन की बात है, जो मिडिल क्लास सिलेबस का ऑलरेडी एफिलिएशन ले चुके हैं और वो 10th तक सिर्फ स्कूल अपग्रेड करवाना चाहते हैं। 1.13 में जो 12th तक का स्कूल अपग्रेड करवाना चाहते हैं उनके लिए। इसके अलावा परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग, टू शिफ्ट, रिस्टोरेशन, जिनकी एफिलिएशन ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है वो अगर रिस्टोर करवाना चाहते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट साइंस वाले जितने भी हैं उसके लिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ पर बात होगी इंस्पेक्शंस से रिलेटेड, मगर मैं इस पे बात नहीं करूँगा। पूरा सेक्शन 2 मैं छोड़ दूंगा इंस्पेक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ। मोड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, कैसे कमेटी कंस्टिट्यूट होती है, कमेटी आके क्या क्या चीज़ें देखती है, फिर उसके बाद कैसे वो डिसीजन देती है, वर्क फ्लो क्या होता है उसका, अरेंजमेंट, ये सब कुछ मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप वही वाला वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कईयों के लिए, जो एफिलिएशन फ़ी पे बात करता है किस किस कैटेगरी की कितनी फीस है, इसलिए इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। सेक्शन 4 बात करता है एनेक्स्चर ए, जिसमें स्क्रीनशॉट्स ऑफ एफिलिएशन प्रोसेस ऑन सरस पोर्टल। सरस पोर्टल पर जितनी भी प्रोसेस है उसके ऑलरेडी स्क्रीनशॉट क्लिक करके सीबीएसई ने आपके लिए यहाँ पर शो कर दिए हैं इस मैनुअल में। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, जब तक आप एक पेज को कंप्लीट करके सेव नहीं करते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते सेकंड पेज पे। तो पहला पेज तो आपको दिख जाएगा मगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें पेज का कंटेंट क्या है वो आपको नहीं दिखता। उसके लिए सीबीएसई ने आपके लिए स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे पहले ही लगा दिए हैं इस मैनुअल में। आप चाहें तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर एक स्क्रीनशॉट का स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोक दूंगा ताकि आप पॉज करके वो स्क्रीनशॉट्स का कंटेंट पढ़ पाएँ, उसको देख पाएँ, समझ पाएँ। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेक्शन 5 पे ज़रूर बात करेंगे।
क्योंकि ये बात करता है एनेक्स्चर बी जो लैंड सर्टिफिकेट का सैंपल है। मैंने जैसे आपको पहले बताया सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट है लैंड को लेके और बिल्डिंग सेफ्टी को लेके, खास तौर पे इन दो चीज़ों को लेके। इसके लिए सीबीएसई ने अपने परफॉर्माज इंट्रोड्यूस किए हैं जो पिछले साल हम लोगों ने भी भरे थे। मैंने सेक्शन इंक्रीज करवाया था, उसके लिए मुझे उसी फॉर्मेट में जो सीबीएसई ने फॉर्मेट दिया है लैंड सर्टिफिकेट का और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट का, उसी फॉर्मेट में लैंड सर्टिफिकेट के लिए तहसीलदार से और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए पीडब्ल्यूडी ऑफिस से एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ा था, डिट्टो फॉर्मेट फिल करवा के। सीबीएसई ने जो ऑलरेडी जिस फॉर्मेट में ये दोनों डिपार्टमेंट्स सर्टिफिकेट्स इशू करते थे वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। आपको भी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमारा स्टेट का डिपार्टमेंट जिस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट देगा, लैंड सर्टिफिकेट और बिल्डिंग सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, वो सीबीएसई एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ अपने ही फॉर्मेट में लैंड सर्टिफिकेट और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करके इन दोनों डिपार्टमेंट से इसी फॉर्मेट में जो यहाँ पे एनेक्स्चर बी और डी में दिए हुए हैं, इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। सो बहुत ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ओवरव्यू पे बात नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं डायरेक्टली सेक्शन 1 पर जो एफिलिएशन से रिलेटेड है, और इसमें सिस्टम्स, प्रोसेसेस फ्लो और डॉक्यूमेंटेशन पे बात होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें डिवीज़न कैसे की हुई कैटेगरीज की। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, फ्रेश स्कूल के लिए 5 कैटेगरीज में एफिलिएशन हो सकती है और एग्जिस्टिंग स्कूल के लिए बची हुई 14 कैटेगरीज में एफिलिएशन होती है। वीडियो को पॉज करके मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, पढ़ना चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अपने पिछले वीडियोस में मैं ये सभी कैटेगरीज पे बात कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.2 बात करता है फ्रेश एफिलिएशन फॉर मिडिल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। कंटेंट क्या रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। अब हम क्योंकि फ्रेश एफिलिएशन की बात कर रहे हैं, इसलिए स्कूल को खुद को रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो पहला ही ए पॉइंट केवाईसी के अंदर क्या आता है, प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल। इनिशियल पेमेंट ऑफ 10,000 which shall be adjusted in total final payment made by school in case of if part A is accepted। 10,000 रुपये आपको प्री रजिस्ट्रेशन की फ़ी देनी पड़ेगी जो फाइनल पेमेंट में एडजस्ट हो जाएगी अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। अगर रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन तो ये 10,000 रुपीज़ आपके रिफंड नहीं होंगे। पार्ट ए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सरस पोर्टल का, इसको फिल किए बिना आप पार्ट बी और सी पर नहीं जा सकते। पार्ट ए में डिटेल्स क्या क्या फिल करनी है। सबसे पहले तो नेम ऑफ स्कूल फिल करना है आपको, उसके बाद यूडाइस नंबर कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स का लिंक, ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर का एक अलग से सर्कुलर भी सीबीएसई ने इशू किया हुआ है। आप किसी भी अच्छे अफिलिएटेड स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक टैब मिल जाएगी जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर की टैब होती है, फ्रंट पर ही होनी चाहिए हमेशा। उसके अंदर भी उस स्कूल के सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। चाहे तो आप मेरे स्कूल की वेबसाइट पर भी जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी सारे मैंडेटरी डिस्क्लोजर के डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए थे क्योंकि सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना था। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रस्ट या सोसाइटी या एनओसी रिकग्निशन, लैंड डिटेल्स एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स। ट्रस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सोसाइटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एनओसी डॉक्यूमेंट। अब ये जो नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से सीबीएसई ने एनओसी की बाध्यता खत्म कर दी है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। रिकग्निशन होती है आरटीई से जो आपको सर्टिफिकेट और नंबर मिलता है। लैंड की पूरी डिटेल्स और सारे के सारे सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, हेल्थ एंड सैनिटेशन। क्रिएट एंड अपलोड मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर्स एज पर अपेंडिक्स 9 ऑफ सर्कुलर डेटेड 5 मार्च 2021। ये सर्कुलर आप देख लीजिएगा, सीबीएसई वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा 21 मई 2021 का भी सर्कुलर है
इन दोनों के अकॉर्डिंगली मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर के डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं और अपलोड भी करने हैं अपनी वेबसाइट पर। अपलोड ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स 1 सीरियल नंबर 1.3 में जो डिटेल्स दी हुई हैं वो आपको ध्यान से देखनी है। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बोले हैं। एनओसी पहले ही बताया आपको, आरटी का डॉक्यूमेंट रिकग्निशन सर्टिफिकेट, लैंड सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग प्लान बाय आर्किटेक्ट, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्टिफिकेट, वाटर सैंपल टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन। इसमें सिर्फ एक ये बिल्डिंग प्लान बाय आर्किटेक्ट, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी हैं। तो आप एफिलिएशन की किसी भी कैटेगरी अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले ये सारे सर्टिफिकेट्स आप बनवा लीजिए, अगर नहीं बनवाए तो। अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट भी करवा लीजिएगा। मेजोरिटी ऑफ द सर्टिफिकेट्स सीबीएसई 1 साल से पुराने हों तो नहीं मानता, एनओसी को छोड़ के। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी बात करता है जो जो डिटेल्स फिल करनी है स्कूल ने, बेसिक डिटेल्स। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, कब एस्टेब्लिश हुआ था, वेदर स्कूल इज रनिंग इन सिंगल और डबल शिफ्ट, करंटली रनिंग क्लासरूम्स फ्रॉम, किस क्लासेस से स्कूल अपनी क्लासेस की शुरुआत कर रहा है, वेदर ऑफर्ड वोकेशनल और स्किल सब्जेक्ट्स, ऑफर करते हैं कि नहीं करते, क्लासेस वे स्किल सब्जेक्ट्स आर ऑफर्ड, ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको भरनी है। इसके अलावा फोटोग्राफ और जियो टैग्ड फोटो ऑफ द स्कूल बिल्डिंग एंड ए स्मॉल वीडियो ऑफ द स्कूल, मैक्सिमम साइज 4 MB, 4 MB तक का आपको छोटा सा एक स्कूल का वीडियो भी बनाना है। तो फोटो और वीडियो दोनों अपलोड होती हैं। फैकल्टी की डिटेल सारी की सारी फिल करनी है आपको, स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करनी है, एकेडमिक डिटेल जिसमें अगर एग्जिस्टिंग स्कूल है तो बोर्ड क्लास का रिजल्ट भी आता है सारा, चेयरमैन एंड एसएमसी डिटेल्स फिल करनी है, स्कूल वेबसाइट इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल शेयर करनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स भी आपको शेयर करनी है। ये सब कुछ आपका आएगा पार्ट बी में। इसके बाद फाइनली आता है पार्ट सी, जिसमें आपको स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क स्क्वाफ की असेसमेंट लेनी है। अगर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रेश एफिलिएशन केसेस की, तो इनको पार्ट सी में जाके स्क्वाफ की असेसमेंट लेनी है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको पहले से ही स्क्वाफ की असेसमेंट लेनी है और रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है अपने स्कूल का। बिना उसके वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपनी रिलेटेड कैटेगरीज में। Every school applying for affiliation under any category is required to run pre-primary sections for students of age group 3 to 6 in the form of Bal Vatika 1, 2 and 3 as per circular number this dated 24th March 2023। फ्रेश एफिलिएशन के लिए कोई भी स्कूल अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको बाल वाटिका की नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, बाल वाटिका 1, 2 एंड 3 तीनों क्लासेस रन करनी ही पड़ेंगी। एग्जिस्टिंग स्कूल्स को सीबीएसई ने थोड़ी सी लीवरेज दे रखी है, वो भी बाल वाटिका से रिलेटेड मेरे वीडियो में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। 1.3 क्या बोलता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। वहाँ पे सिर्फ हमने हेडिंग हेडिंग पढ़े थे। अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको 1.3 में एक्सप्लेन किया गया है। फ्रेश एफिलिएशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट टू सीक एफिलिएशन विद सीबीएसई। इससे रिलेटेड आप 20 फरवरी का सर्कुलर पढ़ लीजिएगा, अभी रिसेंट ही है वो, 20 फरवरी 2025, या मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अमेंडमेंट्स इन एफिलिएशन बायलॉज 2018, ये ध्यान से देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। रिकग्निशन सर्टिफिकेट दूसरे नंबर पर है, with its validity as on date issued by concerned state education department as per extant rules of and provisions contained in RTE Act 2009। तो जो RTE का डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, RTE नंबर मिलता है,
उसी सर्टिफिकेट की बात हो रही है यहाँ पे। लैंड सर्टिफिकेट स्ट्रिक्टली एज पर एनेक्चर 4B, पहले ही मैंने बोला आपको, लैंड सर्टिफिकेट जो है स्पेशली स्ट्रिक्टली एनेक्चर बी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड नॉट मोर देन 1 year बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने इसीलिए बोला आपको ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, मैंडेटरी हो चुका है। इवन अगर सीबीएसई के फॉर्मेट में ही एनेक्चर बी के अकॉर्डिंगली भी किसी स्कूल ने पिछले साल लैंड सर्टिफिकेट बनवाया था, मगर अब जब आप अप्लाई करने वाले हो किसी कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन के लिए, तो उसको बनवाए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। नॉट मोर देन 1 year बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, 1 साल से ज़्यादा जब आप अप्लाई करो तब तक इतना पुराना नहीं होना चाहिए, नया बनवाना ही पड़ेगा अगर आपको बनाए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द लैंड सर्टिफिकेट इज डीएम और एडीएम और एसडीएम, या फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और एनी अदर इक्विवेलेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इशू सच सर्टिफिकेट। ये जो दे रखी हैं डेजिग्नेशंस, इन्हीं से बनवाइएगा। हमने भी तहसीलदार से बनवाया था, तो आप इन डेजिग्नेशंस के अलावा लोकल अगर किसी से लैंड सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, कुछ स्कूल्स होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, तो वो एमसी से या सरपंच से लैंड सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वो वैलिड नहीं होते। द स्कूल्स रनिंग ऑन लैंड अलॉटेड बाय अर्बन लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज लाइक डीडीए, एचयूडीए, एमएमआरडीए, जीएमडीए, टीडीए, बीडीए, जीएनआईडीए, नोएडा अथॉरिटी, लैंड ओनिंग पीएस, यूएस, एससीजी, industrial development authorities, corporates, project companies such as power, steel and cement, atomic energy, SAIL, BHEL, etc. may submit the letter of certificate from the concerned agency in lieu of the land certificate. इन सबको सिर्फ एग्जाम्पशन मिली है। ये जितनी भी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनके केस में ये ऊपर वाले डेजिग्नेशन से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग इन्हीं अथॉरिटीज से लैंड सर्टिफिकेट लेके, कंसर्न एजेंसी से लेके उसको अपलोड कर सकते हैं। 16 अगस्त 2024 को सीबीएसई ने इससे रिलेटेड एक सर्कुलर इशू किया था, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये एक बार फिर से सीबीएसई दोहरा रहा है, लैंड सर्टिफिकेट मस्ट बी एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एंड नो अदर फॉर्मेट विल बी acceptable. No submission of the certificate in the prescribed format may lead to rejection of the application. नॉन सबमिशन अगर आप करेंगे, मतलब फॉर्मेट से हट के सबमिट करेंगे, तो एप्लीकेशन सीधा ही रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है चौथा, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। इट इज़ टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स विद वैलिडिटी एज ऑन डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करें उस डेट तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो उनके जो फायर ऑफिसर्स होते हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, वही ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑनलाइन जनरेट होता है, हमारे केस में भी ऑनलाइन जनरेट होता है। लेटर और सर्टिफिकेट और ओपिनियन रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन और पोजेशन ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, एक्सटिंग्विशर्स एटसेट्रा शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। यहाँ पे सीबीएसई बता रहा है कि बहुत से स्कूल्स होते हैं वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे देते हैं या सर्टिफाई कर देते हैं, सेल्फ सर्टिफाई कर देते हैं कि हमने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इतने इतने इंस्टॉल कर लिए हुए हैं। वो सर्टिफिकेट नहीं होता, सर्टिफिकेट वही है जो डिपार्टमेंट इशू करेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट। एज पर एनेक्चर डी ऑफ द सरस मैनुअल, it is to be issued by an officer not below the rank of assistant engineer of the government works department. However, with regard to schools running in the areas or regions where engineers have been empaneled by the concerned urban local body या planning authority या concerned department, building safety certificate issued by such empaneled structural safety engineer of the region where school is situated along with a copy of license issued by the concerned government authority may be submitted. तो बेसिकली तो आपको जो गवर्नमेंट वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके असिस्टेंट इंजीनियर से ही इशू करवाना है, मगर आप अगर कोई ऐसे रीजन्स में हैं जहाँ पे कुछ इंजीनियर्स को एम्पैनल्ड किया गया है, तो आप उनसे ये सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, मगर उसके साथ साथ उनके लाइसेंस की कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी, दोनों चीज़ें लगानी पड़ेगी इन दैट केस।
The building safety certificate must include the details of all the building blocks in the school campus and the number of floors in such building blocks in the school. ये न्यू इंट्रोडक्शन है जो सीबीएसई ने अपने फॉर्मेट में की है। पहले जो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स इशू होते थे उसमें ब्लॉक्स और फ्लोर्स का जिक्र नहीं होता था, अब सीबीएसई वो भी डिमांड करता है। नेक्स्ट, ये बिल्डिंग प्लान ऑप्शनल है। सेवंथ वाला इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड साइन रनिंग द स्कूल इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो चाहे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपके पास सोसाइटी का, चाहे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट है, चाहे रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है, ये सब कुछ चल जाएगा आपका इस कैटेगरी के अंडर। नेक्स्ट है एट्थ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी कंडीशन सर्टिफिकेट। एनेक्सचर सी के अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। सरस मैनुअल का जो एनेक्सचर सी है उसमें परफॉर्मा दिया हुआ है, उसी में आपने फिल करवाना है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्टिफिकेट विच हैज़ टू बी इशूड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट PHED या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ लोकल बॉडी। म्यूनिसिपैलिटी में कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर अकम्पनीड बाय अ वाटर टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द स्कूल फ्रॉम PHED लैब। तो आप गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी जिसके साथ एक रिपोर्ट लगी हो वाटर टेस्ट की, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की लैब से टेस्टेड होनी चाहिए, इसके साथ आप सर्टिफिकेट इशू अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में आता है सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये प्रिंसिपल और मैनेजर से साइंड होना चाहिए और ड्यूली काउंटर साइंड होना चाहिए अथॉराइज्ड सिग्नेटरी, जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी हैं उनके द्वारा। अब इसकी जगह पे सीबीएसई ने सबसे पहले डीओज सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किया था। तो डीओ वाले जो डिपार्टमेंट वाले हैं उस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए बहुत सारा चार्ज करते थे स्कूलों से। फिर सीबीएसई ने उसको ऑप्शन में रख दिया, चाहे आप डीओ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए चाहे सेल्फ सर्टिफिकेट। पर फिर से वही बात हुई, डीओ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, सेल्फ सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। इसलिए सभी स्कूल सेल्फ जो सर्टिफिकेट है सिस्टम जनरेट करता है उसी को अपलोड करते हैं। इसमें सिर्फ एक छोटा सा कैच ये है कि जब पार्ट ए फिल करते हैं उसी में ये सेल्फ सर्टिफिकेट मांग लेता है, जबकि वहाँ पे ये जनरेट भी नहीं होता। जनरेट होता है पार्ट बी कंप्लीट करने के बाद। तो आप क्या कीजिएगा, अपने लेटर हेड पे कोई भी एक छोटी सी सर्टिफिकेशन, दो चार लाइनें लिख के, वी सर्टिफाई दैट द ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अबव आर जेन्युइन एंड आर ट्रू कॉपीज, कुछ भी दो लाइनें लिख के आप एक सर्टिफिकेट बना के उस कॉलम में जो सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला कॉलम है वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। बाद में जब पार्ट ए कंप्लीट करने के बाद सेल्फ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा एक्चुअल में, उसको आप वहाँ पे फिर से रिप्लेस कर पाएंगे जहाँ पे आपने वो जो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। इसमें डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर स्कूल यही प्रोसीजर फॉलो करता है। ये सीबीएसई से एक गलती हो चुकी है, मगर उस गलती को उन्होंने पिछले साल तक तो सुधारा नहीं था, शायद इस साल सुधार दिया हो। अगर नहीं तो जो मैंने आपको तरीका बताया वो आप फॉलो कर सकते हैं। नोट दिया है कि यहाँ पे इट इज़ एडवाइज्ड एज फार एज पॉसिबल द सर्टिफिकेट्स बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्चर सी एंड डी। लैंड सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर्मेट ऑफ एनेक्चर बी। तो डिविएट मत कीजिएगा। अब जैसे बताया था आपको गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, फ्रेश एफिलिएशन जो लेना चाहते हैं नहीं बात करूंगा इसके बारे में, फॉरेन स्कूल्स की भी बात नहीं करूंगा। अब आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट स्कूल्स, द प्रोसेस फ्लो ऑफ द एप्लीकेशंस शैल बी। जितने भी फ्लो क्या रहेगा जो स्कूल्स पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए, सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में केवाईसी की पेमेंट आपको करनी है 10,000 रुपये की। फिर पार्ट ए को कंप्लीट करना है, उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाएंगे तो ठीक,
इफ नॉट फाउंड एज प्रिस्क्राइब्ड इन सीरियल नंबर 1.3, जो भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड विदाउट फर्दर रिव्यू एंड द फी डिपॉजिटेड शैल बी फॉरफिटेड। 10,000 जो आपने डिपॉजिट किए हैं वो फॉरफिट हो जाएंगे। स्कूल में अप्लाई फ्रेश ड्यूरिंग द नेक्स्ट एफिलिएशन विंडो। उस विंडो में आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे फिर। एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट तो मतलब रिजेक्ट, फिर अगले साल जब विंडो ओपन होगी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। स्टेप 5 भी क्या है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अगर करेक्ट पाए जाते हैं, एज पर द फॉर्मेट पाए जाते हैं, तो ये आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा प्रोग्रेस पैनल पर, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं। फिर आप पार्ट बी कंप्लीट कर पाएंगे और बैलेंस पेमेंट डिपॉजिट कर पाएंगे विद इन 15 डेज। उसके बाद आप क्लिक करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईसी इंस्पेक्शन कमेटी। क्योंकि हम बात करें अभी तक फ्रेश एफिलिएशन की, तो फ्रेश एफिलिएशन वाले सभी केसेस के लिए 100% केसेस में इंस्पेक्शन होनी ही होनी है। इसलिए ये स्टेप जो 7th स्टेप है ये भी मैंडेटरी है सभी स्कूल्स के लिए जो फ्रेश एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंस्पेक्शन कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए आपको विद इन 15 डेज आफ्टर मेकिंग पेमेंट आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। इफ द स्कूल डज नॉट क्रिएट आईसी विद इन 15 डेज द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो 15-15 दिन का टाइम है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन मिस कर गए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिक्स द डेट ऑफ इंस्पेक्शन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड गेट द स्कूल इंस्पेक्टेड। ये आपको डेट फिक्स करनी पड़ती है। इंस्पेक्शन कमेटी के मेंबर्स जिसके बारे में सीबीएसई को आपको बता देता है, उनसे कांटेक्ट करके डेट फिक्स करनी पड़ती है और इंस्पेक्शन करवानी भी पड़ती है उसी डेट को। आफ्टर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमेटी मेंबर्स द स्कूल्स फीडबैक फॉर्म टू बी फिल्ड थ्रू प्रोग्रेस पैनल। सीबीएसई दोनों को मौका देता है, इंस्पेक्शन कमेटी के मेंबर्स से रिपोर्ट लेता है कि आपको कैसा लगा स्कूल, एफिलिएशन के लायक है या नहीं है, और स्कूल से भी फीडबैक फिल करवाता है कि आपकी इंस्पेक्शन कैसी हुई थी, सही से हुई थी या नहीं हुई थी। इसलिए दोनों ही सच बोलें ये बेहतर रहता है एक दूसरे के लिए। व्यू स्टेप 10, नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्यू इंस्पेक्शन कमेटी रिपोर्ट एंड देन सबमिट स्कूल कमेंट्स ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट थ्रू प्रोग्रेस पैनल। आप नेक्स्ट स्टेप में इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट देख पाएंगे और अगर आपको लगता है उन्होंने कोई गलत रिपोर्ट दे दिया है तो आप उसके लिए भी कमेंट्स कर पाएंगे प्रोग्रेस पैनल पर। अगर आपको लगता है सही है तो आप कॉम्प्लीमेंट्स भी दे पाएंगे। 11वें नंबर पे स्क्रूटनी होती है एप्लीकेशन की बाय एप्लीकेशन और इंस्पेक्शन कमेटी रिपोर्ट की बोर्ड ये स्क्रूटनी करता है, इसके लिए टीम बना के अपॉइंट की जाती है। 11A में इफ द स्कूल इज फाउंड फिट फॉर ग्रांट ऑफ एफिलिएशन द अप्रूवल शैल बी कम्युनिकेटेड टू स्कूल थ्रू प्रोग्रेस पैनल। एफिलिएशन का अप्रूवल जो भी आता है वो प्रोग्रेस पैनल पर ही आता है सबसे पहले, इसलिए फिजिकल लेटर की वेट मत कीजिएगा, प्रोग्रेस पैनल को चेक करते रहिएगा। 11B बोलता है ग्रांट लेटर शुड शैल बी इशूड टू स्कूल। उसके बाद फिजिकल लेटर इशू होता है जो आपको बाय पोस्ट भी आ जाता है। 11C में स्कूल शैल फिल पार्ट सी, तीसरे नंबर पे पार्ट सी फिल करना है जो है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क, जिसको स्क्वाफ बोलते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एफिलिएशन वाले स्कूल हैं इसीलिए इनको पार्ट सी में जाके स्क्वाफ को फिल करना है। 11D इफ द स्कूल इज नॉट फाउंड फिट फॉर एफिलिएशन रिजेक्शन लेटर अलॉन्ग विद द रीजंस ऑफ रिजेक्शन शैल बी सेंट टू द स्कूल। अगर एफिलिएशन के लिए फिट नहीं है तो रिजेक्शन लेटर भी आ जाएगा, ये भी आपको प्रोग्रेस पैनल पर भी दिखेगा और फिजिकली भी भेजा जाएगा। द स्कूल में अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ बोर्ड्स डिसीजन टू रिजेक्ट विद इन 15 डेज बाय क्लिकिंग ऑन फॉर्म रिव्यू कमेटी। 11E जो है बोर्ड फिर भी एक मौका देता है, अगर रिजेक्शन हो गई तो 15 दिन के अंदर अंदर आप रिव्यू कमेटी बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने अपने इंस्पेक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, वो वीडियो जरूर देखिएगा। 11F बोलता है रिव्यू कमेटी शैल कंडक्ट वर्चुअल इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल ऑन अ म्यूचुअली डिसाइडेड डेट एंड सीक क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम द स्कूल ऑन रीजंस ऑन रिजेक्शन। जो भी इंस्पेक्शन कमेटी ने रिजेक्शन के रीजंस दिए थे, इसके लिए रिव्यू कमेटी वर्चुअल इंस्पेक्शन करके स्कूल से फीडबैक मांगता है कि आप बताइए कि ये जो रीज़न है रिजेक्शन का इसको क्यों सही माना जाए या क्यों सही नहीं माना जाए। तो स्कूल अपना पक्ष पूरी तरह से रिव्यू कमेटी के सामने रख सकता है। 11G में स्क्रूटनी ऑफ द
आरसी रिपोर्ट एंड क्लैरिफिकेशंस बाय द बोर्ड, ये किया जाता है। बोर्ड फिर से रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को देखता है और जो जो क्लैरिफिकेशंस स्कूल ने दिए हैं उनको भी रिव्यू करता है। 11H में इफ आफ्टर रिव्यू द स्कूल इज फाउंड फिट फॉर एफिलिएशन, स्टेप्स 11A टू सी शैल बी फॉलोड। ए से लेकर सी तक के सारे स्टेप्स फिर आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर रिव्यू के बाद आप एफिलिएशन के लिए फिट पाए गए तो। 11I, आफ्टर रिव्यू इफ स्कूल इज नॉट फाउंड फिट फॉर एफिलिएशन अ फाइनल रिजेक्शन लेटर शैल बी सेंट टू द स्कूल। तो जो पहले वाला रिजेक्शन लेटर था वो प्रोविजनल था, तब तक आपके पास रिव्यू का एक ऑप्शन रहता है, मगर फाइनल रिजेक्शन लेटर के बाद रिव्यू का ऑप्शन नहीं रहेगा। नो रिप्रेजेंटेशन बाय द स्कूल अगेंस्ट द फाइनल रिजेक्शन लेटर शैल बी एंटरटेन। किसी तरह की कोई भी रिप्रेजेंटेशन एंटरटेन नहीं होगी। द स्कूल में अप्लाई अफ्रेश आफ्टर रिमूविंग ऑल द डेफिशिएंसीज पॉइंटेड आउट बाय द प्रीवियसली अपॉइंटेड एप्लीकेशन इन द प्रीवियसली applied application in the next affiliation window as and when announced by the board। तो मतलब उस साल के लिए तो आपकी एफिलिएशन गई खटिया में, खटाई में, मुहावरा याद नहीं आ रहा क्या होता है मगर फिर भी एफिलिएशन आपकी उस साल नहीं हो पाएगी, आपको नेक्स्ट विंडो में ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं प्रोसेस फ्लो ऑफ एफिलिएशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, नहीं करेंगे हम इसको डिस्कस। ये आ गई सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी एग्जिस्टिंग स्कूल्स की। एग्जिस्टिंग स्कूल्स किन किन कैटेगरी में एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं उसको भी सीबीएसई ने क्लब कर दिया है कुछ एक पॉइंट्स के अंदर। 1.8 जो पॉइंट है ये बात करता है अपग्रेडेशन की, रिस्टोरेशन की, परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग की। इन सब के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कॉमन है। सबसे पहले तो आपको एनओसी लेनी है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डिटेल में ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरे नंबर पे रिकग्निशन सर्टिफिकेट लेना है। तीसरे नंबर पर लैंड सर्टिफिकेट लेना है स्ट्रिक्टली एज पर एनेक्चर बी, जिसको मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्रेश एफिलिएशन केस में। चौथे नंबर पे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए आपको पांचवें नंबर पर, इसको भी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से। वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया तो। देन छवें नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी चाहिए, ये भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर रिपीट नहीं करूंगा। सेवन्थ नंबर पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी कंडीशन सर्टिफिकेट, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने पहले ही। एट्थ नंबर पर सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये भी कॉमन है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। नाइन्थ नंबर पे ये डिफरेंस आता है यहाँ पे फ्रेश और एग्जिस्टिंग स्कूल में। नाइन्थ नंबर पे जो है लास्ट एफिलिएशन ग्रांट लेटर जो बोर्ड ने इशू किया था आपको, वो आपको अपलोड करना है। ये फ्रेश वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो तो पहली बार ही एफिलिएट हो रहे हैं, मगर जो ऑलरेडी एफिलिएटेड है उनके पास एक ग्रांट लेटर होता है, एफिलिएशन ग्रांट लेटर पिछला वाला, जिसको उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। 10th पॉइंट है परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट या यूटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये सिर्फ साइट शिफ्टिंग वालों के लिए है, एक्सटेंशन वालों के लिए नहीं है, अपग्रेडेशन वालों के लिए नहीं है। साइट शिफ्टिंग के लिए परमिशन उनको लेनी है स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ओनली इन केस ऑफ परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीबीएसई में तो। लास्ट वाला है डिसएफिलिएशन लेटर, ये सिर्फ उनको अप्लाई करना जो रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको डिसएफिलिएशन लेटर की भी कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी जो उनको सीबीएसई से मिला था ये नोट्स फिर वही हैं, सी डी और बी एनेक्चर के अकॉर्डिंगली आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब 1.9 है एग्जिस्टिंग स्कूल्स जो एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन की, मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स को इसी कैटेगरी में अप्लाई करना है, इसलिए ये पॉइंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स को समझना। इसके लिए भी आपको लैंड सर्टिफिकेट चाहिए, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए आपको दूसरे नंबर पे, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीसरे नंबर पे बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। चौथे नंबर पे फिर से सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्टिफिकेट, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए आपको। इसके अलावा लास्ट एफिलिएशन ग्रांट लेटर इशूड बाय द बोर्ड, इतने ही डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको चाहिए अगर आप एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन थे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नोट में ये पहले दोनों पॉइंट्स कॉमन है, इसलिए इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। थर्ड पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन टू एग्जिस्टिंग स्कूल शैल बी ग्रांटेड ऑनलाइन सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव। जैसे ही आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सारे के सारे अपलोड कर देते हैं, ये 6 के 6 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ऑनलाइन विद इन मिनट्स, कई केसेस में तो विद इन सेकेंड, एक्सटेंशन का ग्रांट लेटर प्रोग्रेस पैनल पर शो हो जाता है। हाउएवर 3% ऑफ द schools which will be selected by the board shall be considered for following a virtual inspection of the school। मान लो 100 स्कूल्स ने अप्लाई किया है, तो उसमें से 97 स्कूल्स को तो इमीडिएटली एक्सटेंशन का ग्रांट लेटर मिल जाता है, मगर बेस्ड ऑन स्कूल रिपोर्ट कार्ड जो ज़्यादातर स्कॉफ के केस में निकलता है, अगर बोर्ड को कोई डाउट होता है या बोर्ड के ऑटोमेशन सिस्टम को डाउट लगता है, तो 3% केस में वर्चुअल इंस्पेक्शन की जा सकती है स्कूल की एक्सटेंशन देने से पहले, और वो इंस्पेक्शन अगर सक्सेसफुल रही तो एक्सटेंशन मिल जाएगी, अगर अनसक्सेसफुल रही तो एक्सटेंशन रुक भी सकती है। अब जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स टू शिफ्ट के लिए या सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सेक्शन इंक्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर मैंने इसी के लिए अप्लाई किया था। सेक्शन इंक्रीज के लिए भी आपको मोर और लेस डॉक्यूमेंट्स वही रहते हैं, कॉमन ही है। लैंड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, सब कुछ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम है, डिट्टो है। सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ती है, एडिशनल रूम्स की डिटेल जो आप मेंशन करते हैं ओएसिस में। ओएसिस में आपको ये चीज़ें पहले से फिल करके रखनी है एक्सटेंशन के लिए, या अगर आप सेक्शन इंक्रीज के लिए जा रहे हैं तो ओएसिस को बड़े अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि ओएसिस में अगर आपने 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा वाले या 500 मिनिमम, जिन रूम्स का साइज 500 स्क्वायर फीट है, उनका नंबर अगर आपने गलती से कम फिल कर दिया, तो जितना आपने नंबर फिल किया उतने ही सेक्शंस मिलेंगे आपको, ज़्यादा सेक्शन नहीं मिलेंगे। सपोज गलती से आपके पास एक्चुअल में 24 कमरे हैं, मगर आपने गलती से 500 स्क्वायर फीट वाले कॉलम में 20 मेंशन कर दिया, तो 20 से ज़्यादा सेक्शंस आपको सीबीएसई ग्रांट नहीं करेगा। इसलिए ओएसिस में डाटा बड़े ध्यान से फिल कीजिएगा। नंबर ऑफ एडिशनल रूम्स and area of each room shall comprise of minimum size of 500 square feet. Room size of each independent classroom should be mentioned. इसमें एक चीज़ और जो आपको भरनी है वो एडिशनल टीचर्स डिटेल्स, क्योंकि अगर आप सेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास 1.5 की रेशियो में टीचर्स भी उतने ही ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप 3 सेक्शंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपके पास 4.5 या 4 मिनिमम टीचर्स होने चाहिए। 4 सेक्शन का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो 6 टीचर्स आपके पास मिनिमम एडिशनल होने चाहिए देन जो आपने डिटेल्स पहले से फिल कर रखी थी। इसमें एक और चीज़ है, अगर आपके पास ऑलरेडी टीचर्स का नंबर पहले से ही ज़्यादा है और आपके सेक्शंस किसी वजह से सीबीएसई ने सरस 4.0 या 5.0 में कम कर दिए थे, तो आप उन टीचर्स की बाइफिकेशन दे सकते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्शंस हैं हमारे, सपोज 10 सेक्शन है, उसके हिसाब से 15 टीचर्स बनते हैं, ये 15 हमारे पास हैं। इन एडिशन टू 15 हमारे पास 5 6 10 टीचर्स और हैं टोटल, उसके हिसाब से हम लोग सेक्शन मांग रहे हैं, न्यू सेक्शन। तो आपको नए टीचर्स, एडिशनल का मतलब ये नहीं है कि आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स अगर ऑलरेडी आपके पास है उसके बावजूद आपको नए टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। आपको सिंपली जितने आप सेक्शन से अप्लाई कर रहे हो ना, 1.5 के मल्टीपल में टीचर्स आपके पास होने चाहिए, उतने हैं तो आप जितने एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड हैं उसके हिसाब से नंबर लिख दीजिए, इतने रिक्वायर्ड थे मगर हमारे पास इतने एडिशनल हैं ऑलरेडी, जो आपके जितने सेक्शंस आपको एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए सफिशिएंट होंगे। अब 7th आपको चाहिए परमिशन फ्रॉम स्टेट या यूटी अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ क्लासेस अप टू विच द स्कूल में रन इन द सेकंड शिफ्ट। ये सिर्फ सेकंड शिफ्ट वालों के लिए है, जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए स्टेट या यूटी से परमिशन चाहिए आपको। प्रीवियस ग्रांट लेटर ऑफ द बोर्ड ये ज़रूर लगेगा साथ में, सेक्शन इंक्रीज के केस में भी। नोट कॉमन है दोनों पॉइंट्स। अब तीसरा ये नेक्स्ट वाला है, एग्जिस्टिंग स्कूल अगर चेंज ऑफ नेम ऑफ स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। स्टेट या यूटी की परमिशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ट्रस्ट का, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द सोसाइटी, ये भी जरूर लगेगा, ये इसके केस में ही लग रहा है। कॉपी ऑफ एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट ओल्ड नेम विल नॉट बी यूज्ड एनी मोर, ये भी चाहिए आपको साथ में। सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये कॉमन है।
तो सिर्फ इतने ही 5 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अगर आप चेंज ऑफ नेम ऑफ स्कूल या सोसाइटी या ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं चाहिए, कोई बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी, वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाम ही तो बदलना है आपने, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। अब ट्रांसफर ऑफ स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी टू अनदर, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन, सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, तीसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। हाँ, ये यहाँ पे भी जो NHS सी और डी की बात कर रहे हैं, वो अगर एप्लीकेबल होगा तो आपको खुद ब खुद वहाँ पे दिख जाएगा, बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी अगर मांगेगी, यहाँ पे बता तो नहीं रहे हैं, मगर अगर पोर्टल मांगेगा तो आपको फिर भी अपलोड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टिंग स्कूल्स अप्लाइंग फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग स्कूल अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल्स के लिए है, जो 12th तक के स्कूल हैं सिर्फ उनके लिए ये कैटेगरी, 10th तक के स्कूल्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना होता है, वहीं पे वो साइंस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए एडिशनल रूम की डिटेल कितनी है, 500 स्क्वायर फीट साइज वाले रूम्स कितने हैं आपके मिनिमम, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल, पूरा का पूरा डिटेल सर्कुलर है इससे रिलेटेड, वो सर्कुलर फॉलो करना पड़ेगा। GPS एनेबल्ड फोटो और वीडियो चाहिए होगी सभी लैब्स की, राइट। स्कूल सीकिंग अप्रूवल फॉर नॉन साइंस सब्जेक्ट, नॉन साइंस वालों के लिए पचड़ा कम है थोड़ा सा, उनको सिर्फ ओएसएस पोर्टल पर जाकर ये सब्जेक्ट ऑफर कर देने हैं और इंट्रोड्यूस कर देने हैं, उनके लिए ये सब कुछ नहीं एप्लीकेबल होता। सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन साइंड बाय प्रिंसिपल मैनेजर, ये भी सिर्फ साइंस सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे उनको। नेक्स्ट वाला है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल अप्लाइंग फॉर इंक्रीज या डिक्रीज या करेक्शन इन लैंड एरिया इन ओएसिस, मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है, लैंड एरिया ओएसिस में कम ज़्यादा क्यों होता है और कम ज़्यादा होने पर क्या हो सकता है, सब बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में पहले ही। तो जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं लैंड एरिया में ओएसिस में डायरेक्टली करेक्शन नहीं होता, पहले आपको सरस पर अप्लाई करना पड़ेगा विद दीज डॉक्यूमेंट्स, तब जाके आप ओएसिस में उसको करेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहला ओल्ड लैंड सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। न्यू लैंड सर्टिफिकेट जो मैंने पहले ही बताया, लैंड डॉक्यूमेंट एनेक्चर B के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली होगा और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन पर। ये सब मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कौन क्या इशू कर सकता है। इसके अलावा वीडियो ऑफ द 6 फीट कॉन्क्रीट बाउंड्री वॉल, ये मैंडेटरी होता है अगर आप लैंड सर्टिफिकेट के बेसिस पे लैंड की करेक्शन करना चाहते हैं ओएसिस में, तो सर इस पे आपको वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा। 6 फीट कंक्रीट बाउंड्री वॉल का, कंक्रीट की बनी होनी चाहिए और 6 फीट की मिनिमम हाइट होनी चाहिए बाउंड्री वॉल की। अगर ये नहीं होगा वीडियो तो ये सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा आपको और आपको एफिलिएशन भी नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं, क्लोजर ऑफ स्कूल 1.10.6, अगर आप स्कूल बंद करवाना चाहते हैं तो सोसाइटी की रिजोल्यूशन जिसमें वो रिजॉल्व करेंगे कि हम स्कूल को बंद करना चाहते हैं, एफिडेविट एज पर क्लॉज 15.10.5 ऑफ एफिलिएशन बायलॉज, ये आप देख सकते हैं बायलॉज में। सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको स्कूल को बंद करवाना है, इसके अलावा नोट में वही फिर से सर्टिफिकेट्स का जिक्र है। ब्रांच स्कूल का 1.11 का पूरा डिटेल में मैं सर्कुलर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। देन वी कम टू प्रोसेस फ्लो। एग्जिस्टिंग स्कूल्स के लिए प्रोसेस फ्लो क्या रहता है, जैसे हमने प्रोसेस फ्लो देखा था फ्रेश एफिलिएशन के लिए, वैसे ही एग्जिस्टिंग स्कूल का भी प्रोसेस फ्लो है। इसमें चाहे अपग्रेडेशन हो यहाँ पे 1.12 में बात करेंगे अपग्रेडेशन अप टू सेकेंडरी लेवल वाली, सीनियर सेकेंडरी वाली नहीं। फिर सेक्शन इंक्रीज, चेंज इन नेम ऑफ स्कूल सोसाइटी, ट्रांसफर ऑफ स्कूल, एक्सटेंशन, करेक्शन ऑफ लैंड एरिया, सबके लिए स्टेप 1 में आपको ओएसिस को अपडेट करना है सबसे पहले। एग्जिस्टिंग स्कूल्स के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि उनको ओएसिस डाटा अप टू डेट करना है, उसी के बेसिस पर आपका सरस पोर्टल पर डिटेल्स मैच होंगी। इसके अलावा स्क्वाफ की असेसमेंट भी पहले स्टेप पे लेनी है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको फ्रेश एफिलिएशन के केस में सरस पोर्टल पर पार्ट C में जाके स्क्वाफ की असेसमेंट लेनी है, मगर यहाँ पे ये दोनों काम एग्जिस्टिंग स्कूल को सबसे पहले ही करने हैं, ओएसिस को भी अपडेट करना है और स्क्वाफ की असेसमेंट भी लेनी है, उसके बाद पार्ट A फिल करना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्टेप 4 में पार्ट B एंड C को
ये क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कूल्स है ना, तो इनके केस में पार्ट बी और सी फिल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है ओएसिस के जो आपने डिटेल्स फिल की है वहां से। तो जो भी ओएसिस में आप डिटेल फिल करते हैं वो ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाती हैं पार्ट बी और सी में, इसलिए वो डिटेल्स को बड़े ध्यान से फिल कीजिएगा। अब स्टेप 5 पे पेमेंट आती है, जो भी आपकी पेमेंट बनती होगी एज पर योर कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन वो आपको पे करना है। स्टेप 6A बोलता है इफ एप्लीकेशन इज नॉट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ इंस्पेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले वीडियो में किन कैटेगरी में इंस्पेक्शन होनी किस में नहीं होती, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। देन आफ्टर स्क्रूटनी या ऑटोमेटेड मोड या वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ग्रांट लेटर शैल बी सेंट टू द स्कूल। ग्रांट लेटर स्कूल को मिल भी जाता है और प्रोग्रेस पैनल पर भी अपलोड हो जाता है। इफ द केस इज फाउंड फिट एज पर द बोर्ड्स नॉर्म्स अदरवाइज रिजेक्शन लेटर विल बी इशूड। फिट हो तो ग्रांट लेटर, नहीं फिट हो अनफिट हो तो रिजेक्शन लेटर, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। 6B बोलता है इफ एप्लीकेशन इज फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ इंस्पेक्शन, अगर इंस्पेक्शन वाली कैटेगरी का एप्लीकेशन है तो फिर आईसी जनरेशन 15 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, जैसे फ्रेश एप्लीकेशन वालों को करनी पड़ती है। इवन अगर वर्चुअल इंस्पेक्शन भी मैंडेटरी है तो भी करनी पड़ेगी ये। स्टेप 6B1 कहता है फिक्स द डेट ऑफ इंस्पेक्शन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड गेट द स्कूल इंस्पेक्टेड। ये स्टेप भी कॉमन है फ्रेश एफिलिएशन वालों के जैसा ही। नेक्स्ट स्टेप आता है 7, आफ्टर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द आईसी मेंबर्स स्कूल्स फीडबैक फॉर्म टू बी फिल्ड थ्रू प्रोग्रेस पैनल। इसके आगे के सारे स्टेप्स कॉमन है फ्रेश एफिलिएशन जैसे ही, तो आप पीछे जो मैंने फ्रेश एफिलिएशन में स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। आईसी रिपोर्ट देखनी है उसके बाद और स्कूल को कमेंट देने हैं, फिर स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशन की और आईसी रिपोर्ट की। उसके बाद अगर फिट हो गए तो ग्रांट लेटर मिल जाएगा, अनफिट हुए तो नहीं मिलेगा। स्कूल में अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ द बोर्ड डिसीजन, अगर आप अनफिट हैं तो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिजेक्शन लेटर मिलने के बाद, क्योंकि वो प्रोविजनल होगा 15 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद रिव्यू कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी, वर्चुअल इंस्पेक्शन होगी आपकी, रिव्यू कमेटी आपसे क्लैरिफिकेशंस मांगेगी। उसके बाद रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आपकी क्लैरिफिकेशंस को बोर्ड स्क्रूटिनाइज करेगा। उसके बाद उनको अगर लगा कि फिट है स्कूल तो एफिलिएशन मिल जाएगी, अगर लगा नहीं तो एफिलिएशन रिजेक्ट हो जाएगी। और रिजेक्शन के बाद फिर उस सेशन में आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे और कोई रिप्रेजेंटेशंस नहीं ली जाएंगी। ये सारा मैं पिछला फ्रेश एप्लीकेशन के केस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ वापस जाकर वो पार्ट देख सकते हैं वीडियो का। एग्जिस्टिंग स्कूल अगर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर साइड शिफ्टिंग करना चाहते हैं या 2 शिफ्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं या रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन करना चाहते हैं या एडिशनल सब्जेक्ट साइंस वाले अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोसेस फ्लो रहेगा। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे। पहला स्टेप कॉमन है, ओएसिस और स्कॉफ आपको अपडेट करना है, पार्ट ए फिल करना है, उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, पार्ट बी और सी ऑटो पॉपुलेट होंगे, पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको आईसी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। इस केस में आईसी कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसलिए आपको मैंडेटरी रहेगा आईसी कॉन्स्टिट्यूट करना, इंस्पेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना। इंस्पेक्शन कमेटी के साथ आपको डेट फिक्स करनी है, रिपोर्ट सबमिट होगी, रिपोर्ट को रिव्यू किया जाएगा। अगर रिव्यू में फिट पाएंगे तो मिल जाएगी एफिलिएशन, अनफिट पाएंगे तो रिजेक्शन होगी, रिजेक्शन होगी तो 15 दिन के अंदर आप रिव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आएगी और आपकी जो क्लैरिफिकेशन रिव्यू कमेटी ने लिया उन दोनों को देखा जाएगा। उसके बाद अगर फिट पाएंगे तो एफिलिएशन मिल जाएगी, अनफिट हुए तो रिजेक्ट हो जाएगी। फिर से वही, अगर यहाँ पे फाइनल रिजेक्शन हुई तो उस सेशन में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स टू बी नोटेड, बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको हर स्कूल को ध्यान में रखना ज़रूरी है जो भी किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर रहा है। मगर इस टाइम मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही कि इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जितने भी, और इसके अलावा एक और सेक्शन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला। तो ये क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड एक्सप्लेन करूँगा और अपलोड करूँगा। सो एज यू कैन सी बहुत मेहनत लगती है इन सभी वीडियोस को बनाने में, टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है, मेहनत भी बहुत लगती है। और कभी कभार जैसे तबीयत आज ख़राब है वैसे तबीयत ख़राब हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ वीडियो बनाना ही
नहीं होता। वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है। वीडियो को बनाना, एडिट करना, एक्सपोर्ट करना, अपलोड करना, बहुत टाइम जाता है इन सब चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों में जो टाइम लग रहा है और जो सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही है, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है ये वीडियोस बना के अपलोड करना आप सबकी हेल्प के लिए। और अगर आप इस हेल्प के बदले में थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे, इन वीडियोस को लाइक कर देंगे, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और वीडियोस को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर देंगे जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली इस सब से मेरा चैनल ग्रो करेगा, थोड़ा और जल्दी फास्टर पेस पे ग्रो करेगा, और मेरे चैनल की रीच बढ़ जाएगी, जिससे इन सभी वीडियोस का फ़ायदा और भी बहुत सारे हज़ारों लोगों को मिल पाएगा जो अभी इन वीडियोस का फ़ायदा नहीं ले पाए। हाँ, बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं पैसों के लिए वीडियोस बनाता हूँ और इससे मैं बहुत कमाई करता हूँ। तो उन सभी लोगों के लिए जानकारी है कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज ज़रूर है, मगर इससे कोई खास इनकम मुझे नहीं आती। काइंड ऑफ पीनट्स, बहुत ही कम इनकम जनरेट होती है, ना के बराबर है। मगर मुझे सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और खुशी इस बात से मिलती है जब मेरे वीडियोस उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्हें ये वीडियोस वाकई में चाहिए, और जिनको इन वीडियोस से बहुत फ़ायदा मिलता है, और जब वो कमेंट बॉक्स में थैंक्स के बड़े बड़े नोट्स लिखते हैं, और उसके साथ साथ इवन कमेंट बॉक्स में अपनी और जो क्वेरीज होती हैं वीडियो से रिलेटेड, जो मैं वीडियो में शायद टच नहीं कर पाता हूँ, वो पूछते हैं, और उनकी क्वेरीज को भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो एक दिली संतुष्टि मिलती है कि मैं किसी के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाया, किसी की हेल्प कर पाया। किसी की हेल्प कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं अपने इन वीडियोस के थ्रू और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू वो अचीवमेंट हासिल करता हूँ। उसमें आप सबका हेल्प और कोऑपरेशन बहुत मैटर करता है। इसलिए मैंने पहले कहा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अच्छे अच्छे से कमेंट्स लिख के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।